अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मुल्क में बदअमनी की लहर को हवा देने वाले शरपसंद और खारजी अनासिर सरगर्म हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इन दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग करने में मसरूफ है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम है कि वो हमारे सिक्योरिटी इदारों का हौसला तोड़ सके, लेकिन हर बार इन तखरीबी अनासिर को मुंह की खाना पड़ती है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार अपनी जान की परवाह किए बगैर इन मुल्क दुश्मनों से हमारी सरहदों को महफूज बना रहे हैं। और दहशतगर्द इनके सहूलतकार इसी वजह से मायूस होकर ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जैसे कि इन फतना बपा करने वालों ने जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया और मुसाफिरों को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन इसके बावजूद पाक फ़ौज ने अपनी सलाहियतों और दानिशमंदी से इस मुश्किल ऑपरेशन को पाए तकमील तक पहुँचाया और मुसाफिरों को इन शरपसंदों के चुंगल से आज़ाद करा दिया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस कामयाब ऑपरेशन के हवाले से तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, ज़रा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके साथ। अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस बहादुरी से 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद किया और गरगवालियों को रिहा कराया, पाक फोर्सेस की इस जुर्रत और बहादुरी की गवाही ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन भी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि पाक फौज के SSG कमांडोज ने बर वक्त कार्रवाई और कामयाब ऑपरेशन करके हमारी जानें बचाई। इस दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई के पीछे भारत का हाथ है, ये अनडाउटेडली कहा जा सकता है। भारतीय मीडिया ने जिस तरह इस हमले पर मनफी प्रोपेगेंडा किया, उससे ये और भी वाज़ेह होता है कि भारत इस हमले का सहूलतकार है। और तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने इस हमले पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि इस हमले के पीछे भारत मुलव्विस है और अब बाहर से भी ये गवाही आ रही है कि इस हमले में भारत का कलीदी किरदार है। अमेरिका में सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गिरपॉन पुन्नो का कहना है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया जंगी हिकमत अमली के ब्लू प्रिंट पर अमल कर रहा है। बलोचिस्तान ट्रेन हमला भारत के जारहाना दिफाई नज़रियात का सबूत है। मोदी का भारत सिर्फ इलाकाई ख़तरा नहीं, ये एक मुकम्मल दहशतगर्द हुकूमत है। मोदी हुकूमत पुरतशद्दुद बैनुल अक़वामी जबर में मसरूफ़ है और बलोचिस्तान ट्रेन हमला भारत की जारहाना दिफाई नज़रिए का सबूत है। भारत खुफिया दहशतगर्द कार्रवाइयों से पड़ोसी ममालिक को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। भारत बैरून मुल्क मुखालिफिन के कत्ल, इंतहा पसंदी और सरहद पार दहशतगर्दी में मुलव्विस है। गिरपॉन सिंह पुन्नू के बकौल मोदी ने भारत को रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का आलमी मरकज़ बना दिया है। रॉ की बेकाबू कार्रवाइयाँ जनूबी एशिया को ख़तरे में डाल रही हैं और रियासती तशद्दुद की ख़तरनाक आलमी मिसाल कायम कर रही हैं। दुनिया अब भारत की खुफिया दहशतगर्द कार्रवाइयों पर आंखें बंद नहीं कर सकती। अब दुनिया ये तस्लीम कर रही है कि भारत इंतहा पसंदी और सरहद पार दहशतगर्दी की मुहिम्मात में मुलव्विस है। अब दुश्मन बाहर से हमलावर है। ऐसे में तमाम सियासी क़यादत को एक पेज पर, आइडियली एक पेज चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारी सियासी क़यादत इस आम इशू पर भी एक दूसरे से उलझ रही है। इस दहशतगर्दी के वाक़े की वजह एक दूसरे को करार दे रही है। हर कोई अपने मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह दे रहा है। हुकूमत तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लगा रही है कि उसने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले पर भी सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया, जबकि DGISPR का भी अपने रद्द-ए-अमल में कहना है कि मखसूस सियासी अनासर बढ़ चढ़ कर सोशल मीडिया एक्टिव कर लेते हैं। अफसोस होता है सियासी अनासर इक़्तिदार की हवस के लिए कौमी मफाद को भीड़ चढ़ा रहे हैं। DGISPR ने पर्टिकुलरली इस इशू पर क्या कहा, जरा सबसे पहले वो आपके सामने रखें। इसी पर्टिकुलर इशू पे आज पार्लियामान में भी खासी गर्मा गर्मी दिखाई दी। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, जरा वो आपको दिखाते हैं। या जो भी दहशतगर्दी जो है जिसमें नहते मुसाफरों को और उसमें कौमियत या सूबाई ताल्लुक की बुनियाद के ऊपर जिस तरह मुसाफरों को अलहदा किया गया, उससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है, वो सारी कौम ने वो पढ़ा। फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। ये सोशल मीडिया पे, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ कह रहा। पार्लियामान में हुकूमत के इस स्टेटमेंट को PTI ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, असद कैसर साहब क्या कह रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। मिनिस्टर साहब है, हम तवक्को कर रहे थे कि वो कोई भी बात करेगा, वो इस इशू पे अपना जो मौकिफ है वो बताएगा और पार्लियामेंट को एतमाद मिलेगा। लेकिन उनकी दिल दिमाग पे PTI सवार है, सोशल मीडिया सवार है। चाहिए तो ये था कि आप आज एक माहौल बनाते, आप बात करते एक नेशनल कंसेंसस की। अगर इनके अंदर कोई भी अखलाकी जुर्रत होती, कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने भी ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले बिलावल भुट्टो साहब का स्टेटमेंट भी आपको दिखाते हैं, फिर हुमायूं साहब की तरफ जाएंगे। अपनी कमजोरियां वजह जो भी हो, उन कमजोरियां का फायदा या दहशतगर्द उठा रहे हैं। सरदार सरदारी कहे कि दहशतगर्दी मिल के मुकाबला करना है, कैदी नंबर 804 को रहा करो। इनके लिए तो जज्बा होगा और होना चाहिए अपने कायद के लिए, अपने कायद को रहा करने के लिए, मगर इनको मानना पड़ेगा कि इस मुल्क में दूसरे भी लोग हैं। एक सूबाई हुकूमत पख्तूनख्वा के उनका कैदी नंबर 804 को रिहा करने के अलावा भी कोई जिम्मेदारियां हैं।
सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, पार्लियामान में आज ट्रेरी बेंचेस से जो तकारीर हुई, फिर ज़ाहिर ऑपोजिशन बेंचेस से भी हुई, लेकिन जो गर्मा गर्मी नज़र आई, इन पर्टिकुलर आपने ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट सुना, फिर बिलावल भुट्टो साहब का स्टेटमेंट आपके सामने है। इस पे होना आइडियली नेशनल कंसेंसस चाहिए बस, लेकिन इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिवाइड है और बहुत ज़्यादा तफरीक है। वो सोशल मीडिया पे हो, वो पार्लियामान के अंदर हो, नेशनल मीडिया पे हो। हाउ डू यू सी दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। आई एम सॉरी जी, मुझे ना आवाज़ ख्वाजा आसिफ की मैं सुन सका हूँ, ना वो आप जो आर्मी के वो उनकी बात बता रहे थे, ना उस ड्राइवर की, किसी की आवाज़ मुझे नहीं आई। सिर्फ आखिरी 2-3 सेंटेंस जो बिलावल भुट्टो ने कहते, सिर्फ उसकी आवाज़ मैं सुन सका हूँ। लेकिन देखिए, मैं इन जनरली मुझे पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखिए, इस तरह अगर आप कहते हैं तो मैं ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट दोबारा सुनवा देता हूँ, इफ यू नीड दैट। आप सुनवा दें प्लीज जी, ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट चलाएं प्रोड्यूसर साहब, और कोशिश करें कि आवाज़ जाए सेनेटर साहब को। जी। या जो भी दहशतगर्दी जो है जिसमें नहते मुसाफरों को और उसमें कौमियत या सूबाई ताल्लुक की बुनियाद के ऊपर जिस तरह मुसाफरों को अलहदा किया गया, उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है, वो सारी कौम ने वो पढ़ा है। फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। ये सोशल मीडिया पे, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ कह रहा। जी सेनेटर साहब, आई एम श्योर कि आप तक आवाज़ पहुंची और आपने सुना है कि ख्वाजा आसिफ साहब किस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस तरह है सोशल मीडिया में इस तरह की बहुत सारी बातें हुई हैं, सोशल मीडिया में इस तरह की हुई है। वो कुछ वीडियोस क्लिप्स भी चल रही थी कि वो जो ट्रेन थी वो एक टनल में नहीं थी, टनल से बाहर थी और सारी चीज़ें। लेकिन इररिस्पेक्टिव दैट उसमें कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं मालूम, मैं उस पर इतना वो नहीं कर सकता। लेकिन ये याद रखें, सोशल मीडिया इज़ लाइक आप एक बाजार में चले जाओ और वहां पे आप हर एक की आवाज सुन रहे हैं। वो एक स्पेस है जहां पे आप हर एक की आवाज सुनते हैं। उसमें एक PTI एज एन ऑफिशियल PTI है, एक वो लोग हैं जो शायद PTI को पसंद करते हैं, एक वो लोग हैं जो आपसे मतलब आप मींस PMLN वगैरह से को बुरा भला कहते हैं। दे आर नॉट प्रो PTI बट दे डू नॉट लाइक व्हाट PML हैज डन ओवर द लास्ट 40 years। फिर बाज लोग हैं वो कुछ है और हर एक अपने अपने लिहाज से करता है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कुछ उस किस्म की बकवास कर रहे हैं, जिस तरह के मतलब कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। तो मेरे लिहाज से सोशल मीडिया को मैं जनरली मैं जाता ही नहीं हूँ, मैं सुनता ही नहीं हूँ। आपको लगता है इसमें कुछ एंटी स्टेट एलिमेंट्स भी है सोशल मीडिया के ऊपर, जो रियासत के खिलाफ बात करते हैं, एक बात याद रखें, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात देखिए इस तरह की बात यह है कि हमेशा इसमें हर किस्म के लोग चले घुस जाते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं, हर एक अपना स्कोर सेटल करता है। इसमें हो सकता है PML वाले भी जो होते हैं वो भी एज अ ट्रोजन हॉर्स बन के और वो PTI बन के वो भी उल्टी सीधी बात कर सकते हैं। मतलब आजकल तो ये है ना कि एक ट्रेंड बना हुआ है कि जिसने जो बात कर दी और अगर वो लेट्स से आर्मी के खिलाफ है या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है तो आपने थोप दिया कि यार PTI का है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने जो PMLN किए हैं, दे हैव नॉट लाइक्ड इट। जैसे आजकल अगर आप सिंध में चले जाएं तो वहां पे सारे लोग जो हैं वो ये जो कैनाल सिस्टम है जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो साथ फौज को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो साथ PML को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो पंजाबी की बात कर लें, वो तो मत थोपे ना उसके ऊपर। ये सारी चीजें होती हैं तो वन हैज टू बी। लेकिन मैं ख्वाजा आसिफ और इन लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूं क्योंकि ये इसी तरह के ही लोग हैं। ख्वाजा आसिफ ने जितने भी गंदी चीजें पॉलिटिक्स में हैं उसमें ख्वाजा आसिफ साहब हैज बीन ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट। चाहे वो किसी का नाम हो, मौलाना साहब का नाम हो, किसी और का नाम हो, किसी लड़की का नाम हो। देखिए, ये एक ऐसा कौमी इशू है या अलमिया है कि कह लीजिए, इतना बड़ा वाकया हो गया, इसके ऊपर तो अपना मतलब यू शुड कीप योर पॉलिटिक्स असाइड। सियासत होती रहेगी सर, सियासत कल परसों फिर हो जाएगी, लेकिन इस पर्टिकुलर इशू पे तो कंसेंसस होना चाहिए ना सर। देखिए कंसेंसस सबका एक है कि ये हर एक ने इसको कंडेम किया है, इंक्लूडिंग हम सब ने, कि ये जो वाकया हुआ है ये बहुत बुरा वाकया है, इसको नहीं होना चाहिए था। और इन लोगों को जो टेररिस्ट है जिनको जो सजा मिली है, जिस तरीके से उनको मारा गया है, दैट इज एब्सोल्युटली द राइट वे ऑफ ट्रीटिंग देम। ये सारी चीजें अपनी जगह पे हर एक ने यही कहा है। लेकिन कॉन्डेमनेशन काफी है सर उसके अगर कॉन्डेमनेशन नहीं है तो मैं खुद जाके वहां लड़ सकता हूँ। नहीं ऐसा नहीं है सर। पार्लियामान में जब आप बैठे हुए हैं तो आपको याद होगा कि एक नेशनल एक्शन प्लान भी था, एक नेक्टा भी थी, एक CTD भी थी। मुझे इधर आ जाने। अब जब हम देखें, अब
एक चीज है कि हम इस वाकये की कंडमनेशन कर रहे हैं या वाकये को सपोर्ट नहीं कर रहे या कह रहे हैं उसके साथ जो अच्छा। अब दूसरी चीज आ जाती है जब हम पार्लियामान में आ जाते हैं। जब हम पार्लियामान में आ जाते हैं तो उसके बाद हमने बात चीजें ये देखनी नहीं होती कि वो तो हमने कह दिया कि बुरा हुआ है, लेकिन अब सवाल ये हो जाता है कि हम सवाल उठाते कि यार ये जो बुरा हुआ है ये इसके अंदर लैप्सेस कहाँ थी। तो मैं सवाल पूछता हूँ प्राइम मिनिस्टर से, मैं सवाल पूछता हूँ कैबिनेट से, मैं सवाल पूछता हूँ इंटीरियर मिनिस्ट्री से, जहां पे तीन मिनिस्टर्स हैं। आप लोग कर क्या रहे थे जब इतने सारे लोग वहां पे रेल की पटरी के इर्द गिर्द जमा हो रहे थे? आप लोगों को क्यों नहीं पता चला? आप लोगों ने उसको प्रिवेंट क्यों नहीं किया? आप लोगों ने यही चीज जो पहले हो गई थी उसमें चंद लोगों के बारे में, अब मुझे नहीं पता सच है झूठ है, लेकिन चंद लोगों को वहां पे उन लोगों ने शहीद भी किया, कुछ फायरिंग भी हुई है, कुछ शुरू में अच्छा, भी हुई है, मैं अब अगर इफ यू जस्ट अलाउ मी टू रिस्पॉन्ड टू इट, तो बात ये है सर कि जाहिर है सूबाई हुकूमतों का भी काम है, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का काम है। पॉलिटिकल विल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किस तरीके से कि नेशनल एक्शन प्लान के बाद जो सीटीडी विंग्स हैं पर्टिकुलरली जो प्रोविंशियल लेवल पे काम कर रहे थे, केपी और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा हर्ट है इस टेररिज्म से, और आप इसे एग्री करेंगे। ये लेवीज और खासादार फोर्स और इसके अंदर कोटे के ऊपर भर्तियां और फिर इसके अंदर नेपोटिज्म, मेरिट के खिलाफ चीजें, ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की नाक के नीचे हो रही है। आप बिल्कुल सही कहते हैं। अब हम आ जाते हैं उस चीज पे आ जाते हैं। आपको पता है कि मुशर्रफ के जमाने में ये लेवीज खत्म कर दी गई थी, उसके बाद सबको कैटेगरी ए में डाल दिया गया था। फिर 2010 में किसकी हुकूमत थी, उन लोगों ने इसको चेंज करके दोबारा कर दिया। इस वक्त बलूचिस्तान में 90% जो है वो कैटेगरी बी है और उन चीजों को वो कंट्रोल कर रहे हैं। उस जगह पे पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये फिर सवाल पूछना चाहिए पीपल्स पार्टी वालों के साथ। दिस इज द रियल इशू ना। मैं अब आपको इस इशू की तरफ लेके आया हूं। मैं कह रहा हूं कि पार्लियामान में इस इशू पे बहस होनी चाहिए थी, रादर देन कि कैदी नंबर 804 की बात हो, रादर देन कि आप उस तरफ से हुकूमत को रिस्पॉन्ड करें, आप कहें कि फला जो है वो ठीक है। ये वो इश्यूज है जो पार्लियामान में डिस्कस होने चाहिए। मैं आपको ठीक है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए मेरी नजर में मैं क्यों कैदी नंबर 804 या इमरान खान की बात करूंगा, मैं इसलिए बात करूंगा कि मेरी नजर में अगर वो आज हुकूमत में होता, क्योंकि हमारी हुकूमत थी, वो अगर आज हुकूमत में होता ये वाकया ना होता। ये वाकया क्यों ना होता? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में पाकिस्तान वॉज डिक्लेयर अमंग द टॉप 10 डेस्टिनेशंस फॉर टूरिज्म। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान इज द टॉप 2 डेस्टिनेशन फॉर टेररिज्म। सेनेटर साहब, आपका बड़ा अच्छा गुमान है कि ये वाकया ना होता, लेकिन आप इस बात से भी डिसएग्री नहीं करेंगे कि केपी और बलूचिस्तान में ये टेररिज्म एक्टिविटीज उस वक्त भी हो रही थी, उस वक्त भी हम ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं। सुने मैं एग्री करता हूं आपसे, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखिए इस तरह होता है कि अगर आप 2006-7 में जब मेन टेररिज्म स्टार्ट हुआ, तो अब आप देखें कि उस पूरे जमाने में 2021 में सबसे कम टेररिज्म के वाकये हुए। ये नहीं हो कि वाकये हुए नहीं, लेकिन सबसे कम टेररिज्म के वाकये, वहां पे सबसे ज्यादा बिजनेस ग्रो हो रहा था, वहां पे सबसे ज्यादा टूरिज्म हो रहा था। यही तो हुकूमत कहती है कि जाते जाते आप जो काम कर गए हैं, जो तोहफा हमें दे गए हैं, हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों को छोड़ने के बाद। मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने। आप हमें ये कह रहे हैं कि हम जाते जाते करके एक और चीज बता देता हूँ। एक बार आपको एक चीज याद रखना चाहिए, जब हम बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जी इन लोगों ने छोड़ दिया, हमारे यहाँ पे एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी उसमें सेनेट में, जिसमें ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर थी, तो उसमें जेल खाना जात के सारे आईजीज आए हुए थे। तो हमारे एक सेनेटर साहब ने, जो कि मेरे ख्याल में पीएमएलएन से थे, उन्होंने डायरेक्ट जेल खाना जात के आईजी से पूछा, जो केपी के थे, उनसे पूछा आप बताएं आपने ये जो दहशतगर्दों को क्यों छोड़ा? जो ऑफिशियल उसके अंदर जो आईजी केपी जेल खाना जात था, उसका जवाब सुन लीजिए। उसने कहा कि जी एक भी जेल में कोई दहशतगर्द नहीं आया हुआ था, हमने किसी को नहीं छोड़ा। अगर वो कहीं थे और किसी ने उनको छोड़ा है, हमें उसका इल्म नहीं है, लेकिन किसी जेल में नहीं था। तो ये जो कह देना कि यार जेलों में थे और उनको छोड़ दिया गया, ये गलत है, इसमें कोई हकीकत नहीं थी। अगर छोड़ा गया तो ये याद रखें। नंबर टू मुआहिदे के तहत ही कैदी छोड़े आप। नंबर टू, आपका क्या ख्याल है, ये मुआहिदा होगा तो उसमें आर्म फोर्सेस वाले इन्वॉल्व नहीं होंगे? उसमें पूरी कैबिनेट और पूरी आर्म फोर्सेस मिलके सारी चीजें डिसाइड नहीं कर रहे होंगे? डू यू रियली थिंक इट वुड बी टेकन वन साइडेड डिसीजन बाय द पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? सेम पेज की गवर्नमेंट थी ना सर, जो फैसले थे मिसाली हुकूमत फैसले ले रही थी, क्योंकि मिसाली हुकूमत इसलिए थी कि हाइब्रिड रिजीम थी, सेम पेज की हुकूमत थी, वहां प्राइम मिनिस्टर खुद मुख्तार था।
मेरी बात सुने, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, विच इज 1973 ऑनवर्ड्स या 71 ऑनवर्ड्स, पाकिस्तान के अंदर बाय डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ, जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है उनकी एक डेफिनेशन है ऑफ डेमोक्रेसी, फुल डेमोक्रेसी, उसके बाद फ्लॉट डेमोक्रेसी, उसके बाद हाइब्रिड डेमोक्रेसी और उसके बाद अथॉरिटेरियन रिजीम। उसमें हमेशा से जितनी भी डेमोक्रेसीज रही है उनका स्कोर रहा है 4.2, 4.3, 4.45, ये रहा है, इसको कहते हैं हाइब्रिड डेमोक्रेसी। हम कभी फ्लॉट डेमोक्रेसी या फुल डेमोक्रेसी में गए नहीं है। और ये याद रखें, जो पाकिस्तान के अंदर 3 ऐसे अदवार थे जिनके अंदर मार्शल लॉ था, और ये वाला दौर, ये 3 दौर, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ और ये दौर, ये वो 3 दौर हैं जिनमें हमने अथॉरिटेरियन रिजीम के स्कोर मिले हैं। इस वक्त 2.8 है। आपको पता है मुशर्रफ के जमाने में 3.92 था, 4 से नीचे अथॉरिटेरियन हो जाता है। ये आज का दौर जो है ये टोटल अथॉरिटेरियन है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जितनी इंटरवेंशन आपके दौर में बढ़ गई, और जो मैं वही तो कह रहा हूँ, हाइब्रिड रजीम और मिसाली ताल्लुकात के नाम पे सर हाइब्रिड रिजीम 2010 से थी। Hybrid regime, for your information, I think you don't have that much of information. Hybrid regime 2008 से थी, hybrid regime 1985 से थी, hybrid regime throughout थी। hybrid regime सिवाय अथॉरिटेरियन के, जिसमें मार्शल लॉ था, उसके अलावा जितनी भी पाकिस्तान में थी वो हाइब्रिड डेमोक्रेसी थी, जिसको आप हाइब्रिड रिजीम कहते हैं। हम इस वक्त उससे आगे निकल गए, इस वक्त अथॉरिटेरियन रिजीम है। इस वक्त वो रिजीम है जो इवन मार्शल लॉ से भी ज्यादा गंदी रिजीम है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है आपका जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। आज का दौर है, ये याद रखें, आज का दौर है। इसके अंदर जो टेररिज्म के अंदर वी आर द सेकंड मोस्ट डेंजरस कंट्री। ये आज के दौर में, हमारे दौर में नहीं था। सेनेटर साहब, यही तो कह रहा हूं कि आपकी जो स्ट्रगल है या इस वक्त आपकी सारी की सारी एफर्ट है वो बानी पीटीआई के ऊपर मौकूफ और मरकूज है। आपको सिर्फ वही नज़र आ रहा है जो रियल इश्यूज़ हैं, ना पार्लियामान के अंदर उस पर बात कर रहे हैं, ना आउटसाइड द पार्लियामेंट उसके ऊपर को बात कर रहे हैं, इशू को टेकअप कर रहे हैं। आपका सिर्फ एक सिंगल इशू है और सिंगल इशू फोकस्ड आपकी सारी पॉलिटिक्स है। सर मुझे ब्रेक लेनी है, अगर आपको कोई कमेंट कर दें फिर मुझे ब्रेक लेनी। मेरा बिल्कुल कमेंट है। देखिए, इस तरह बात ये है कि एक बात याद रखिए, इस वक्त लीडरशिप का बहरान है। मेरी नज़र में अगर लीडरशिप सही हो तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जो सही लीडर है उनको गलत तरीके से बंद किया हुआ है, और जो गलत लोग हैं वो बाहर हैं। इसको उलट हिसाब होना चाहिए। इसलिए मेरी नज़र में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है इमरान खान बाहर आए। अगर वो बाहर आएगा, हुकूमत बनाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। जब तक ये लोग हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, ये बढ़ते जाएंगे, खराब होते जाएंगे। आप पिछले 2.5-3 साल में देख लें, हर चीज खराब होती जा रही है। सर आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद के साफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त मजबूत ऑपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसको अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका है। JUIFA के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो अभी दूर होना बाकी हैं। PTI भी JUIFA पर मुसलसल अदम एतमाद का इजहार कर रही है, और यही वजह है कि PTI दीगर अपोजिशन जमातों से भी अपने राब्ते बढ़ा रही है। और बलोचिस्तान में हमले के बाद अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मेंगल ने बानी PTI से जेल में मुलाकात करने का फैसला कर लिया है। ये दोनों रहनुमा बानी PTI से बलोचिस्तान और KPK की सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। इस मुलाकात में बानी PTI और अपोजिशन क़यादत की मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत होगी। तर्जुमान मुत्तहिदा अपोजिशन ने महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मेंगल की बानी PTI से मुलाकात के फैसले की तस्दीक की है। अखूनज़ादा हुसैन यूसुफज़ई के मुताबिक अपोजिशन क़यादत ने अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का फैसला किया है। अपोजिशन ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्के है। अब देखना यह है कि ये मुलाकात सिर्फ दहशत गर्दी के हवाले से होती है या फिर अपोजिशन इत्तेहाद में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है, क्योंकि अख्तर मेंगल इस इत्तेहाद में शामिल हुए तो फिर अपोजिशन इत्तेहाद में किसी हद तक कुछ जान आ सकती है, मजबूती आ सकती है। लेकिन ज़ाहिर है जब तक JUIFA इस इत्तेहाद में शामिल नहीं होती तब तक अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ मौसर साबित नहीं हो सकता। और PTI को भी इस बात का अच्छे से अंदाज़ा है, लेकिन PTI ये शिकवा कर रही है कि उसको बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। आज भी PTI रहनुमा अडियाला जेल पहुंचे, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने उनकी बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दी, जिससे PTI ये तासुर दे रही है कि हुकूमत अपोजिशन की तहरीक से खौफज़दा है, इसलिए वो बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दे रही। इससे पहले जब अपोजिशन इत्तेहाद ने इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, उस वक्त भी
पीटीआई ने यही बयानिया बनाया था कि हुकूमत इस कॉन्फ्रेंस से खौफजदा है। दूसरी जानिब हुकूमत का ये मानना है कि तहरीक इंसाफ इंतशार की सियासत करती है और बानी पीटीआई इसको बढ़ावा देते हैं, और शायद यही वजह है कि पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। बहरहाल पीटीआई को ये अच्छे से इदराक है कि अगर उसको हुकूमत पर दबाव डालना है तो इसके लिए उसको सड़कों पर आना होगा, लेकिन जाहिर है वो तन्हा इस पोजीशन में नहीं है कि मौसर एहतजाज कर सके, इसलिए दीगर अपोजिशन जमातें इसकी ज़रूरत है। दूसरी जानिब हुकूमत को भी इत्तेहादियों की ज़रूरत है और पीपल्स पार्टी इसकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है जो हुकूमत से पंजाब में पावर शेयरिंग और दरियाए सिंध में नहरें निकालने के मामले पर नाला है। और पीपल्स पार्टी की जो नाराज़गी दूर करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया दिनों में बिलावल भुट्टो को अफ्तार पार्टी पर बुलाया और इनसे मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की भी यकीन दहानी कराई। अब इस मलूनी कहानी सामने आई है जिसके मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पंजाब की सूरत हाल बारे आगाह किया है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो की हिदायत पर गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म को पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से बताया कि पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है और पुलिस गर्दी जारी है। गवर्नर पंजाब का वज़ीर आज़म से कहना था कि पंजाब की सतह पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत का एहसास ही नहीं हो रहा। कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ के मुताद्दिद बार इजलास हुए मगर मामला तय करने के बावजूद अमल दरामद नहीं हो रहा। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि पावर शेयरिंग फार्मूला पर बहाने बनाकर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। पंजाब में हुकूमती सतह पर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। गवर्नर पंजाब की जानिब से सूरत हाल सामने रखने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक को मामलात हल करने की हिदायत करते हुए कहा है कि हम इत्तेहादी हुकूमत में हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने दोनों जमातों के दरमियान तयशुदा मामलात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई और कहा है कि पंजाब में अगर कोई मसला हल नहीं होता तो गवर्नर पंजाब आप मुझसे रब्ता करें, आपके तमाम मामलात हल होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर हाउस में कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास भी तलब करने की हिदायत की है, जिसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी कोऑर्डिनेशन इजलास जो हफ्ता है, आइंदा हफ्ता है, उसको तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर बात करेगी। अब एक तरफ पीटीआई दीगर अपोजिशन को मना रही है तो वहीं पर हुकूमत अपने नाराज़ इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश करती हुई नज़र आ रही है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मुत्तहिदा अरब अमारात से मुताल्लिक़ कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तानियों की इन पर्टिकुलर ट्रांजिट को लेकर, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद बेहतर ज़िंदगी के हुसूल के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात का रुख करती है, लेकिन कुछ अरसे से ये खबर गर्म है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों के दाखिले के लिए सख्त शराइत रखी गई है। हाल ही में वजारत ख़ारजा ने कौमी असम्बली में एक तहरीरी जवाब में बताया कि यूएई के हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों पर कोई रस्मी वीज़ा पाबंदी आयद नहीं है। वजारत ख़ारजा के बकौल यूएई के सफारत खाने ने इतला दी है कि उनकी अथॉरिटी बराए शनाख्त, शहरियत, कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी ने 5 साला वीज़े का ऐलान किया है, जिसके तहत राउंड ट्रिप टिकट्स, होटल की बुकिंग, जायदाद की मिल्कियत का सबूत और 3000 दिरहम की इब्तदाई अदायगी ज़रूरी है। जवाब में कहा गया है कि मुतअद्दिद मसाइल की वजह से सख्त जाँच पड़ताल और पाबंदियाँ आयद की गई हैं। बाज़ पाकिस्तानी शहरियों की जाली डिग्रियाँ जो ख़ास तौर पर डिप्लोमा है और जालसाजी शुदा मुलाजमत के माहदे हैं वो जमा कराते हुए पाया गया है। पाकिस्तान के कुछ अफराद ने अपने वीज़ों की मुद्दत से ज़्यादा क़याम किया और बाज़ ने सियासी और मुजरिमाना सरगर्मियों में हिस्सा लिया है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के बाज़ अरकान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गैर मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करते हुए पाया गया है। अबू धाबी में पाकिस्तानी सफारत खाने ने इस मामले को मुतल्लिका वज़ीर और सेक्रेटरी सतह पर यूएई हुकूमत के साथ उठाया है। वजारत के मशरिक़ वस्ता के शोबे के सीनियर अफसरान इस्लामाबाद में यूएई के सफारत खाने के साथ इस मामले को उठा रहे हैं। यूएई वीज़े के इजरा के लिए वजारत की जानिब से सिफारिशनामे बर वक्त यूएई के सफारत खाने के साथ शेयर किए जाते हैं ताकि वीज़ा की सहूलत में आसानी हो सके। अब देखना यह है कि दुबई हुक्काम की जानिब से जो सख्त पाबंदियाँ लगी हैं वो कम हो सके नहीं, क्योंकि अब ये शिकायत बढ़ रही हैं कि बहुत से ऐसे लोग जो मुतअद्दिद बार इससे पहले यूएई का विज़िट कर चुके हैं उनको भी वीज़ा नहीं जारी किया गया। ऐसे लोग भी हैं जो ट्रैवल कर चुके हैं इससे पहले यूरोप और अमेरिका की तरफ, यूके की तरफ, लेकिन मिडल ईस्ट का वीज़ा लेने में कुछ दुश्वारी पेश आ रही है। अब हुकूमती सतह पर क्या मशरिक़ वस्ता के साथ ये मसाइल ख़ास तौर पे यूएई के साथ हल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, ये आने वाला वक्त बताएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीआईए का एक मुनफरिद कारनामा है आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। पीआईए जो करप्शन और बदइंतजामी का शिकार है, जिसको हर तरह के मरज़ लाहक हैं, यही वजह है कि हुकूमत कभी इसकी निष्कारी की ख्वाहिश जाहिर करती है तो कभी निष्कारी का इरादा बदल लेती है। और अब पीआईए का एक ताज़ा कारनामा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची से लाहौर की परवाज़ 308 के तैयारी की रात 10 बजे टायर के बगैर लैंडिंग का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक PK 306 की लैंडिंग के बाद पिछले टायरों में से एक टायर की अदम मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है।
रिपोर्ट के मुताबिक 14 घंटों से जायद का वक्त गुजर गया, लेकिन कराची हो या लाहौर एयरपोर्ट पर गुमशुदा टायर नहीं मिल सका। रिपोर्ट के मुताबिक कराची से टेक ऑफ के वक्त टायर मौजूद थे। तैयारे ने लाहौर एयरपोर्ट पर नॉर्मल लैंडिंग की। तर्जुमान सिविल एविएशन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इब्तदाई मुशाहिदे के बाद कराची रनवे पर मुमकिना बैरूनी चीज़ के टकराने से वाक़या पेश आया। तर्जुमान PIA की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गुज़श्ता रात कराची से रवाना होने वाली परवाज़ PK 306 पर लाहौर लैंडिंग के बाद एक पहिया कम मिला था। फ़ज़ाई ज़वाबित के मुताबिक PIA फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट और सिविल एविएशन ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी थी। बयान में कहा गया है कि हतमी रिपोर्ट आने पर असल वजह सामने आएगी, मगर इब्तदाई मुशाहिदे के मुताबिक कराची रनवे पर मुमकिन या किसी और बैरूनी अमल से पहिया मुतासर हुआ। अब PIA जिसका शुमार कभी दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में होता था और कई एजाज़ात भी इसके नाम रहे हैं, लेकिन फिर 1980 की दहाई के अवाखिर से इसके डाउनफॉल यानी तनज़ुली का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब तक जारी है और अब इसकी निजकारी का मामला भी लटका हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि या तो इसकी फौरी निजकारी कर दी जाए या फिर इसको फिर से ऊंचा उड़ाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाए। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात तलब रखिए।